जय हिंद दोस्तों। साल 2015 से लेकर 2020 तक दुनिया भर की कई रिसर्च एजेंसियों ने यह दावा किया था कि भारत 2025 तक दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन सकता है, लेकिन भारत ने यह कारनामा 2022 में ही कंप्लीट कर दिया। हाल ही में भारत ब्रिटेन को पछाड़कर 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। वहीं हाल ही में मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत नंबर 4 पर पहुंच जाएगा और 2030 तक हम जापान को पछाड़कर तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। और ये अनुमान तब लगाए जा रहे हैं जब हाल ही में हम कोविड के दौर से निकले हैं और महामारी के दौर से निकलते ही दुनिया में युद्ध छिड़ गया है और रशिया यूक्रेन युद्ध का असर भारत पर भी काफी ज्यादा पड़ा है। दुनिया भर के कई देशों के लिए यह दौर अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। आप देख भी सकते हैं कि अपने आप को अमीर मानने वाले यूरोपीय देश आज महंगाई के संकट का सामना कर रहे हैं। आप ब्रिटेन की हालत ही देख लीजिए। ब्रिटेन में इतिहास में पहली बार इतनी ज्यादा महंगाई बनी हुई है। वहीं श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान जैसे हमारे पड़ोसी देशों की हालत भी किसी से छिपी हुई नहीं है। ऐसे में भारत को लेकर जो भविष्यवाणियां की जा रही है तो उसकी वजह जानना जरूरी हो जाता है कि किस बेस के आधार पर यह कहा जा रहा है। तो पहला सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिर भारत ने पिछले 5 से 10 सालों में ऐसा क्या किया कि हम ब्रिटेन को पछाड़कर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके, और अगले 7-8 सालों में ऐसा क्या होने वाला है, और ऐसे कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जो भारत की इकोनॉमी को नंबर 3 पर पहुंचा रहे हैं। और हम यह भी जानेंगे कि क्या भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र का दर्जा हासिल कर सकता है। दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स को हम एक एक चैप्टर वाइज आपको समझाते हुए चलते हैं। चैप्टर 1, देश की ग्रोथ के लिए 4 जरूरी पैरामीटर्स। दोस्तों, आज की 21वीं सदी में जिस देश ने इन 4 चीजों पर फोकस कर लिया वो देश सबसे तेज गति से आगे बढ़ेगा। उन 4 पैरामीटर्स में पहला है डेमोग्राफिक यानी जनसांख्यिकी, दूसरा है डिजिटलाइजेशन, तीसरा है डीकार्बनाइजेशन और फोर्थ है डी ग्लोबलाइजेशन। भारत के लिए बड़ी बात यह है कि ये चारों ही चीजें भारत के पक्ष में जाती दिख रही है। IMF ने भी कहा है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो सबसे सराहनीय है। इस वक्त इंडिया पूरे ग्लोबल ग्रोथ रेट को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अगर हम ग्लोबल चार्ट को उठाकर देखते हैं तो अभी तक भी कई देशों की इकोनॉमी कोरोना से पूरी तरह उबर भी नहीं पाई है, और जिन देशों ने थोड़ी बहुत उबरने की कोशिश की वो रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से वैसे चौपट हो गई, जैसे कि आप यूरोपीय कंट्रीज को ही देख लीजिए। चैप्टर 2, भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत फंडामेंटल्स। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था की जड़ें बहुत ही मजबूत हैं और इन जड़ों को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। और जब अर्थव्यवस्था की जड़ें मजबूत होती हैं तभी विदेशी कंपनियां निवेश करने में रुचि दिखाती हैं। पिछले साल भारत ने करीब 84 अरब डॉलर का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया है। अब ये कैसे संभव हुआ कि विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ देश में निवेश करने के लिए राजी हो गई। दरअसल कोरोना के समय भारत ने डिमांड पर बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च करने के बजाय सप्लाई चेन के ऊपर ध्यान दिया। सरकार ने निवेशकों को रेड ट्रैप में उलझाने के बजाय रेड कॉर्पोरेट का माहौल दिया। पिछले 5 से 7 वर्षों में जटिल उलझने वाले कानून बनाने के बजाय युक्ति संगत और आसानी से समझ में आने वाले कानून बनाए गए हैं। और आप 2015 में ही देख लीजिए, ईज ऑफ डूइंग में हमारी बिजनेस रैंकिंग 142 थी, वहीं 2020 में वो रैंक लगभग 60 पर पहुंच गई है। दोस्तों, इस रैंकिंग का फायदा ये होता है कि कोई भी विदेशी कंपनी जब हमारे देश में निवेश करती है तो वो इसी रैंकिंग पर निर्भर करती है कि यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग यानी कि बिजनेस करना कितना आसान है। कंपनियां देखती है कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट कैसा रहेगा। आज हमारी इतनी बढ़िया रैंकिंग हो गई है कि काफी सारे विदेशी निवेश भारत में आ रहे हैं। वहीं दूसरा इसके पीछे कारण ये भी है कि आज हमारा डोमेस्टिक मार्केट काफी बड़ा है। आज हम 3.3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को लेकर के चल रहे हैं और आज दुनिया में नंबर 5 पर भी हैं। अब इस चीज को आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आप देश की टाटा कंपनी को ही देख लीजिए। वह पहले अपना 70 से 80% निवेश विदेशों में कर रही थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि भारत में इन्वेस्ट करना बहुत ही मुश्किल है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसान नहीं है। लेकिन अब आप टाटा के पिछले 1 से 1.5 साल के रिकॉर्ड को देखिए। टाटा ने बहुत बड़ी मात्रा में देश में ही निवेश करने की कोशिश की है, जैसे कि सेमीकंडक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वाहन हो गए, और भी काफी चीजों में निवेश किया है। दोस्तों, अपने निवेश को टाटा ने विदेशों से मोड़कर भारत में लगाया है, तो टाटा को भी कहीं ना कहीं ये यकीन है कि इस समय देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ सबसे बढ़िया है। बड़ा डोमेस्टिक मार्केट भी है और ईज ऑफ डूइंग भी आसान हो रहा है।
विदेशी कंपनियां आज इंडिया में अपना पैसा लगाने को लेकर विश्वास जता रही है। इसके कारण है कि एक तो हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है, लॉ इन्फोर्समेंट अच्छी है, हमारी पॉलिसी बढ़िया है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बिग इम्प्रूवमेंट है, लॉजिस्टिक्स डिवीजन बना हुआ है। वहीं हमारा कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स जो जीडीपी का कभी 12 से 13% हुआ करता था, वो अब करीब नीचे होकर 8 से 10% पर पहुंच गया है। इसके अलावा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी बनाई गई है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ पर एक बार नियम बन जाता है तो वो बार बार बदला नहीं जाता है, यानी स्टेबिलिटी बनी रहती है। विदेशी कंपनियों को भी कुछ क्षेत्रों में इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। दोस्तों, भारत की इन पॉलिसीज का फायदा विदेशी कंपनियों को ही नहीं बल्कि भारत में भी स्टार्टअप खड़े करने वाले युवा पीढ़ी को भी मिला है। देश के युवा लोगों को जटिल कानूनों में उलझाने के बजाय उन्हें अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ज्यादा मौके दिए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लाया गया। उसके बाद सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस किया। उसके बाद स्टार्टअप्स की पॉलिसी बनाई गई और इसका तो रिजल्ट भी देखने को मिला कि आज हमें विश्व में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की लिस्ट में आ गए हैं। साल 2022 में देश में 15 यूनिकॉर्न बन चुके हैं। वहीं साल 2021 में 44 यूनिकॉर्न बने थे। कुल मिलाकर अब तक देश में यूनिकॉर्न की संख्या 100 पर पहुंच गई है। दोस्तों, यूनिकॉर्न का मतलब होता है कि एक छोटा स्टार्टअप है जिसकी वैल्यू $1 अरब के पार चली जाती है। अब इस ग्रोथ को और ज्यादा आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए भारत ने कुछ और नई पॉलिसी भी बनाई है। करीब 14 सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। ये तो आप सभी जानते हैं कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ताइवान दुनिया में सबसे आगे है और लगभग पूरी दुनिया को सेमीकंडक्टर चिप वही सप्लाई करता है। लेकिन हाल के दिनों में देखने को आया है कि ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनाव चल रहा है और चीन का रुख भी ताइवान के प्रति आक्रामक हो गया है। आज अमेरिका, जापान, जर्मनी समझ चुके हैं कि हर चीज के लिए चीन पर निर्भर नहीं रह सकते और यही बात भारत ने भी समझी है। आज दुनिया बहुत ही नाजुक समय से गुजर रही है। दुनिया की बड़ी कंपनियों का चीन पर से विश्वास उठ रहा है और वो एशिया में दूसरे मार्केट को तलाश रही है। इन कंपनियों को भारत में लाने के लिए सरकार नई नीतियां बना रही है। सरकार इन कंपनियों को भारत में आने पर 2 लाख करोड़ रुपए के इंसेंटिव भी दे रही है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन, बैटरी और फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्रों में इन कंपनियों को इंसेंटिव दिया जा रहा है ताकि वो यहाँ निवेश करें और इंडिया स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग में मजबूत हो जाए। दोस्तों, आने वाले वक्त में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एनर्जी सेक्टर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ज्यादा देश में निवेश होने वाला है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में भी काफी ज्यादा उछाल आने वाला है। चैप्टर 4, भारत का एक्सपोर्ट मार्केट। दोस्तों, यह तो बात हो गई कि ग्लोबल इन्वेस्टर हमारे देश में कितना निवेश कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि भारत दुनिया को कितना एक्सपोर्ट कर रहा है और इससे भारत की इकोनॉमी को कितना फायदा मिल रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी में हम काफी सारा सामान निर्यात करते हैं। 2022 में भी हमारी स्थिति काफी अच्छी बनी हुई थी। दरअसल भारत का भी लक्ष्य है कि हम आने वाले 8 से 10 सालों में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हासिल करें। पिछले साल ही हमने $423 अरब का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किया और $250 अरब की हमने सर्विसेज एक्सपोर्ट की। कुल मिला के हम $623 अरब का एक्सपोर्ट कर पाए। इसके अलावा एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग में $50 अरब का एक्सपोर्ट किया। वहीं ताज़ा आंकड़ों में ये 25% और बढ़ चुका है। इसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, यानी हम यहाँ पर विदेशी कंपनियों को निवेश करने के लिए भी ला रहे हैं, साथ ही देश में एक्सपोर्ट भी खड़ा कर रहे हैं और दूसरे देशों को निर्यात कर रहे हैं और ये फायदा हमें आगे भी नजर आएगा। इन आंकड़ों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त के फिलहाल जो हमारी इकोनॉमी की रफ्तार बनी हुई है, तो हम 2047 तक आसानी से एक डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं। अभी वर्तमान में देश की इकोनॉमी की रफ्तार 7 से 7.5% चल रही है और अगर यही स्पीड बनी रही तो 2047 तक अर्थव्यवस्था का कुल आकार $20 लाख करोड़ के आसपास होगा। चैप्टर 5, केंद्र सरकार वर्सेज राज्य सरकार। दोस्तों, देश की वृद्धि के लिए जरूरी है कि सभी राज्यों की भी वृद्धि हो, तभी देश आगे बढ़ सकता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोफेशनल ऑफ प्रोडक्शन ये काफी हद तक राज्य की बनाई गई नीतियों पर निर्भर करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के कार्य करें। कई बार हमें यह देखने को मिला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी ला रही है तो स्टेट गवर्नमेंट उसे लागू ही नहीं करती है और इसका नुकसान देश को होता है। स्टेट गवर्नमेंट अगर सही तरीके से उसे ग्राउंड लेवल पर लागू नहीं करेगी और लोगों के बीच उसका अवेयरनेस नहीं करेगी तो फिर हमारी अर्थव्यवस्था में मजबूती नहीं आएगी। और दूसरी बात यह है कि एक राज्य अगर किसी क्षेत्र में अच्छा कर रहा है
तो दूसरे राज्य उससे क्या सीख कर उसको अडॉप्ट कर सकते हैं और अपनी ग्रोथ स्पीड को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल से इसे समझ सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में सबसे बढ़िया प्रोड्यूस करने वाले स्टेट्स हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान भी कुछ कॉमर्शियल क्रॉप्स में काफी बढ़िया है। वहीं अब तो पश्चिम बंगाल और बिहार में भी एग्री के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो दोस्तों, इन राज्यों ने एग्रीकल्चर में ग्रोथ बढ़ाने के लिए ऐसा क्या किया, इस चीज को दूसरे राज्यों को भी अपनाना चाहिए। वहीं इंडस्ट्रियल स्टेट जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, ये राज्य इंडस्ट्रियल में काफी बढ़िया महारत हासिल कर चुके हैं। तो इन राज्यों से सीखकर दूसरे राज्यों को भी इनके मॉडल को अपनाना चाहिए। वहीं सर्विसेज सेक्टर में दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव, नोएडा, ये सब आईटी का एक मेजर हब है और यहाँ से काफी आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट होती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई स्टेट किसी एक क्षेत्र में बढ़िया कार्य कर रहा है, भले ही वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो या फिर सर्विसेज में हो, तो ऐसे मॉडल्स को अगर सभी स्टेट्स एक दूसरे से सीख कर अडॉप्ट करें तो ये पूरे इंडिया के लिए फायदेमंद रहेगा और इससे पूरे देश को गति मिल सकेगी। अभी हम जो 5 ट्रिलियन की ही सोच रहे हैं, अगर सभी स्टेट सही तरीके से कार्य करें तो हम 10 से 15 या 20 ट्रिलियन की भी उम्मीद कर सकते हैं। अब तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए कई राज्य डायरेक्ट दूसरे देशों के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे हाल ही में वेदांता और फॉक्स कंपनी सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात में लगाने जा रही है। चैप्टर 6, 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र कैसे बन सकता है। दोस्तों, हमें अगर 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है तो इसके लिए 4 चीजों पर फोकस करना होगा। पहला है वित्तीय अनुशासन। पिछले कुछ सालों से ये काफी बढ़िया रहा है, लेकिन ये आगे कैसे बरकरार रह सकता है, इस पर फोकस करते रहना होगा। दूसरा है कि अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है और अगर वो बढ़िया रहती है तो सभी राज्यों को उसको अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि कई राज्यों की स्थिति फिजिकल रूप से बढ़िया नहीं है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बिहार, केरल, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल ये ऐसे राज्य हैं जो कर्ज के भारी बोझ से दबे हुए हैं। तो इसके लिए केंद्र को राज्यों के वित्तीय अनुशासन को साथ मिलाकर के आगे बढ़ना होगा। और तीसरी बात है कि जो रिफॉर्म अब तक लाए गए हैं वही पहिया आगे भी चलता रहे। एग्रीकल्चर, स्टार्टअप, यूनिकॉर्न, मेक इन इंडिया, इंडस्ट्रियल, फार्मास्यूटिकल आदि में रिफॉर्म आते रहे। चौथा पॉइंट है प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि सरकार के पास भी पैसा आना चाहिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर अभी भी इन्वेस्टमेंट काफी कम कर रहे हैं। देश के प्राइवेट सेक्टर को जितना बढ़ावा दिया जाएगा, ये अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में उतनी ही सहायता देगा। दोस्तों, अभी हमारे जो सेक्टर ग्रोथ कर रहे हैं उन सेक्टर को तो और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है ही, लेकिन अब सरकार को ऐसे सेक्टर और पैदा करने होंगे जहां पर और ज्यादा रोजगार उपलब्ध हो सके, क्योंकि देश में रोजगार की मांग भी काफी ज्यादा है। हमें और भी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी ताकि युवा वर्ग को और ज्यादा रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। दोस्तों, अभी भी ऐसे कई सारे संसाधन हैं जिनकी वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा डिमांड है। अगर उन सेक्टर्स में और ज्यादा प्रोडक्शन हम कर सकें तो दुनिया की मांग को भी पूरी कर सकते हैं और अपने देश में रोजगार की मांग को भी पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने इतिहास में पढ़ा कि एक समय भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत इकोनॉमी वाला देश था, तो वही वक्त आज दोबारा से वैसा ही बन रहा है। बस अब जरूरत है तो इसको एक सही दिशा में ले जाने की। कोरोना के बाद हमारे देश ने भी एक चीज का ये सबक सीख लिया है कि हर चीज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकते, खासकर चीन जैसे देशों पर। इसलिए हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। आज के वक्त भी दुनिया कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रही है। अभी कोरोना के दौर से हम निकले हैं, उसके बाद दुनिया में युद्ध की स्थितियां बन चुकी है। वहीं जलवायु परिवर्तन जैसी कई समस्याएं खड़ी है, लेकिन फिर भी दुनिया भारत की इस ग्रोथ को देखकर उम्मीद की नज़र से देख रही है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक जरूर करें। और दोस्तों, ये जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। वहीं ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसको सपोर्ट करें।